हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार आप लोग 4 मार्च को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं और पेपर में आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं अभी तक आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। आप पेपर कैसे दोगे 4 मार्च को? पूरा पेपर ऐसे आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पेपर भी दिखाने वाला हूँ को पूरा जो पेपर है आप लोगों का वो कैसे आएगा, पूरा पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, ये भी आप लोग इस वीडियो में जानोगे। कोई भी फेल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में एक डर रहता है सभी स्टूडेंट का, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जो कि डर पैदा करता है। तो आप लोग फेल नहीं होगे। अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। 95% तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। शुरुआत से लेकर 1 साल से लेकर स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनका 95% इकोनॉमिक्स में आएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो पेपर देने चले गए हैं, ठीक है। 100 में से 70%, यहाँ पर देखिए 100 में से 70 प्लस जो है आपका ट्रिक से नंबर आएगा। 100 में से 70 प्लस मैं आपको दिलाऊंगा मात्र इन ट्रिक से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग पेपर में कुछ नहीं आता आपको तो आप इकोनॉमिक्स में कैसे लिखोगे, कॉपी कैसे भरोगे, इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो एक एक करके चलिए सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को बताता हूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ स्टूडेंट, कि जो पेपर आपका आएगा वो कैसे रहेगा, पूरा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, ये ऑफिशियल पेपर है, यूपी बोर्ड ने जारी किया पेपर है, ठीक है, 2025 का। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25, ठीक है। 24 में सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ था, तो दोनों सेम ही है। अर्थशास्त्र कक्षा 12 पूर्णांक आप लोगों का जो होता है इकोनॉमिक्स में वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में देखिए निर्देश पढ़िए। निर्देश बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो प्रश्न होता है इस पेपर में, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। इसी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, इंस्ट्रक्शन, इसी के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस, इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें भरनी रहेंगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए नोट में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जितने नंबर का प्रश्न है, जैसे 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय है तो लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। पांचवा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या, अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर की प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है। तो ये पूरा पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद में क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, ये देखिए लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सारे प्रश्न आपके ये दिए होते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ कॉपी का जो फर्स्ट कवर पेज होगा वो कैसे रहेगा। ये देखिए कॉपी का फर्स्ट कवर पेज है, जो कि इसमें डिटेल वगैरह हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को कवर पेज मिलेगा। उसमें आपको रोल नंबर, ठीक है, आपको रोल नंबर, उसके बाद में विषय, प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र पर कोड, जो पेपर कोड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको जो पेपर दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए 660 XP ये पेपर कोड है, इसको लिख दिया गया है, ठीक है। परीक्षा का दिन, जिस दिन आपका पेपर होने वाला है उस दिन आप डेट रख दीजिए। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया था, ठीक है, पहले का। उसके बाद देखिए 4 तारीख का पेपर है, 4 तारीख 3रा महीना 2025, द्वितीय पाली में होगा, यानी सेकेंड पाली में, यानी शाम वाली 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपका पेपर चलेगा। केंद्र का नाम, यानी जिस विद्यालय में आपका सेंटर है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद में दिनांक लिखना है, जिस दिन आपका पेपर है, रूम नंबर लिखना है, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी होता है कवर पेज में, जो कि आप लोगों को अच्छे से भर लेना है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए दिखाता हूं मैं कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहला कॉपी को हमें करना क्या है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं। आपकी कॉपी दी होगी तो हमें कॉपी में एक प्रकार से लाइनों को इस तरह से खींच लेना है पहले, ठीक है। स्केच की सहायता से इसको लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो कैसे लिखना है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए मैं बात करूं
तो आपको ऐसे लिखना है एक संकेत के थ्रू पर। लिखते तो सभी हैं लेकिन एक टॉपर की तरीका से लिखिए। आप एक संकेत दे रहे हैं एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर को डेली 200 से 300 कॉपियाँ चेक करनी होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर को आप संकेत दे रहे हैं कि सर यहाँ से हमारा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट है, ताकि जो एक नंबर है वो तो पूरा मिले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला। प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से लिख देंगे, फिर नीचे अंडरलाइन कर देंगे। पटरी की सहायता से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। हेडिंग लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमें करना क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए अब हमें पेपर में देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, तो उसको क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने पहले लिख दिया है, यानी पहला वाला है। तो पूछा गया कि सीमांत त्रुटि गुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में हमें केवल बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर दिखा देता हूं। पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, या सही क्वेश्चन का राइट आंसर हम कह सकते हैं, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर गोशेन हो जाएगा। तो पहले का वाला क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। हरमन, इनका पूरा नाम हरमन और क्या है दिखा देता हूं। देखिए हरमन गोसेन है, तो हरमेन इनका हो जाएगा, हरमेन, ठीक है, हरमोइन। उसके बाद ना हेनरिक, ठीक है, हरमेन हेनरिक गोसेन हो जाएगा इनका पूरा नाम, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं, आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो जो विकल्प में दिया है उसी को लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिखेंगे यहाँ पर। और बैकग्राउंड में जो आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी स्टूडेंट आप लोगों को, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तो इसको इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया ये क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और ऐसे ही आवाज़ें आपकी क्योंकि सुनाई देती तो वीडियो में नहीं बना सकता, क्योंकि आवाज़ बहुत आती है भैया, और आपकी तैयारी कराना भी ज़रूरी है स्टूडेंट आप लोगों की। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिख दिया है, और जो पूछा गया था इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला और प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका परिवर्तनशील लागत हो जाएगा। तो दूसरे का घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तनशील लागत, ठीक है। जो ऑप्शन सही है उसी को लिखना है। उसके बाद मैं दिखा देता हूं अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे के बाद में हमें क्या करना है, सिंपल सा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये देखिए अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस पेपर में दिखा देता हूँ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है। तो जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है, तो इनमें से औसत आय सीमांत आय हो जाएगा शायद। तो तीसरे का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं औसत आय। राइटिंग से आप लोगों को पेपर में लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग का ही प्रयोग करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। औसत आय इक्वल टू सीमांत आय, ठीक है, सीमांत आय। अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों को नहीं आता है तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि भैया आपको तो ऑलरेडी आता नहीं है। तो एग्जामिनर को ये नहीं फील कराना है कि आपको नहीं आता है, ठीक है। आपकी स्टेप मार्किंग पर नंबर दिए जाते हैं, यानी आप क्वेश्चन के आंसर को कितने शब्दों में बनाकर लिखते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड लिखते हो। तो जैसे 3 लाइनों में लिखा 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो स्टेप मार्किंग पे भी आपके नंबर मिलते हैं। और आपको कॉपी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज में नहीं आता है तो तुक्का मारिए, बहुविकल्पीय में गलती कोई भी मत कीजिएगा, ठीक है। पेपर में गलती करोगे तो भैया नंबर कटेगा, और एग्जामिनर को ये फील मत होने दीजिएगा कि आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, उससे रिलेटेड आपको बनाकर लिखना है। अब मैं बताता हूँ बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या रहेगा, तुक्का क्या लगाना है आपको, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पीय के लिए आपके ट्रिक रहेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
बहुविकल्पीय। और देखिए नागरिक शास्त्र में बात करूँ स्टूडेंट, तो नागरिक शास्त्र में जो है आपका जो है पेपर में कुछ ना आए तो क्या लिखें, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि नागरिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखिए इसमें सबसे पहला मैं आपको दिखा दूँ, आपका देखिए तुक्का सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हिंदी में देखा जाए या और कोई अन्य सब्जेक्ट में देखा जाए तो उसमें सबसे पहला जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको वो लगता है, लेकिन इसमें तुक्का सबसे फर्स्ट रहता है कंपलसरी, जो कि अपने हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा आपको लिखना है इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। उसके बाद में देखिए चौथे में आप लोगों को ये लिखना है, चौथे में मैं बात करूँ तो ये क्या है, बहुत कम चांस रहता है चौथे वाली पॉइंट में, कभी का सही हो जाता है, कभी फिर घा सही हो जाता है, ठीक है, और कभी गा भी सही हो जाता है। तो इसमें देखिए का और खा सबसे ज़्यादा, घा सही जाता सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन गा वाले पे बहुत कम चांस है, तो इसको आप मत कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तो है इसके लिए आपको निश्चित टाइम दिया जाएगा 10 बहुविकल्पीय के लिए, क्योंकि भैया आपको 10 बहुविकल्पीय में नहीं अटक कर रहना है, आपको और भी सारे क्वेश्चन करना है ना, तो इस पर तुक्का लगा दीजिए। नहीं तो ये वाले ऑप्शन क्रिएट होते हैं, तो आपको ऐसे करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर दिया है ना कि ये सभी, ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर देखिए ये सभी भी हो सकता है, फिर या फिर ये सभी, उपयुक्त सभी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं, तो आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें सही हुआ है ये सभी, तो इसमें अधिकतम चांस होता है कि सही जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक। अब आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। तो बहुविकल्पीय के लिए तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस साइड सबसे पहले हमें एक लाइन को खींच लेना है, यानी डंडी को जिसको हम कहते हैं। खींचने के तत्पश्चात हम आगे आपको बताता हूँ कि क्या करना है पेपर में। देखिए तो बहुविकल्पीय वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगी, 3-3 नंबर का टोटल 8 प्रश्न दिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसका आंसर आपको 2-3 लाइनों में हटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, बनाकर कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्योंकि भैया आपको नहीं आता है तो इससे रिलेटेड देखिए, इससे जैसे अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा क्या है, औसत आय की गणना, जैसे ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए नहीं आता है, दिमाग में कुछ चल भी नहीं रहा है, तो इसी को उठाकर यानी इसी को लिख दीजिए, थोड़ा प्रश्नों को उठाकर इसी में इसे मिला कर दीजिए, जिसे अर्ध टिकाऊ वस्तु में विश्वव्यापी अंधी, आर्थिक मद्दी और शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसी को उठाकर इस तरह से मिला दोगे ना स्टूडेंट, तो एग्जामिनर क्या थोड़ा देखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। एग्जामिनर को ये मत फील होनी चाहिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी बनाकर लिखते हो। देखिए कॉपी भरी रहनी चाहिए, एग्जामिनर ये प्रेफर करता है, आपकी कॉपी भरी आपको नंबर दिया जाएगा। आपने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। आपकी पूरी कॉपी भरी है और आपने हर एक प्रश्न का आंसर थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो जहाँ पर 6 नंबर आपको दिया जाना चाहिए, राइट आंसर आपने नहीं दिया, 5 नंबर या 4 नंबर दिया जाता है, वो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए कुछ मिलने से अच्छा है आप उसमें कुछ लिख दीजिए, कुछ मिल ही जाए। जहाँ पर मिलना चाहिए 6 नंबर, जब आपको राइट आंसर पता होता, उस प्रश्न का उत्तर पता होता, मिलेगा 4 नंबर, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि भैया आप उस तरह से देखा जाए तो फेल भी हो सकते हो, और एक तरीका होता है कि हार मान लो, एक तरीका होता है कि हार ना मानकर उसी को सीख कर उसी से रिलेटेड लिख दो। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12, तो इसको भी क्या करना है स्टूडेंट, हमें अंडरलाइन कर देना है। और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा, की अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक संस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है, बाजार एक ऐसी
ऐसी संस्था है। क्या है भैया? संस्था। बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों को अनुसरण करने वाले व्यक्तियों का क्रियाकलापों का अनुसरण, ठीक है, राइटिंग से लिखिएगा, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अनुसरण करने वाले ठीक है, देखिए, करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरह से इतना ही आप लोग लिख दोगे तो आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को लिख देना है पेपर में। टोटल देखा जाए तो 8 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया होता है पेपर में, ये देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको लिख देना है, कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो बचत को आपको कैसे लिखना है, इसी से क्वेश्चंस को बनाकर लिख देना है। यानी क्वेश्चन तो आपको नहीं आता है आंसर, तो इस तरह से लिखना है कि बचत के निर्धारित तत्व को इस रूप में जाना जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को उठाकर मिला दीजिए उसी में। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए, नहीं आता है तो भैया आपको कुछ ना कुछ तो पास होने के लिए तो लिखना है। 33 नंबर आपका अनिवार्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखा जाए तो आपको 33 नंबर तो लाना पड़ेगा पास होने के लिए। जब आप 33 नंबर ले आओगे तब आप पास मानी जाओगे। तो 33 नंबर आप लेकर आइए और आप पास हो जाइएगा। ठीक है, 100 में से मैं बात कर रहा हूँ, तो 33 से आपको ज़्यादा नंबर लेकर आना है। आपको 33 में अटक कर नहीं रहना। आपको सारे प्रश्नों को करना नहीं आता, उससे रिलेटेड बनाकर लिखिए, दिमाग अपना लगाइए। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप स्टूडेंट पास हो पाओगे। और आपने पढ़ाई नहीं की है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया कोई बात नहीं। अब आपका देखिए, अब आप 2 दिन में 1 दिन में तो पढ़ाई कर नहीं सकते अच्छे से, तो आपको पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ सबसे इनफ है। और आप लोगों को देखिए, जहाँ पर दिया होता है 50 शब्द में, वहाँ पर आप 30 शब्द में लिखिए। ठीक है, 40 शब्द में लिखिए। जहाँ पर दिया होता है 100 शब्दों में, वहाँ पर आप 75-80 शब्द में लिखिए। थोड़ा दूर दूर लिखिए, शब्दों में गैप रखिए, राइटिंग से लिखिए। एग्जामिनर को स्टूडेंट जहाँ पर आप फील होने देंगे कि सर यहाँ पर मुझे नहीं आता है, एग्जामिनर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जामिनर से बात की है और वो कॉपी देखते ही जज कर लेता है कि भैया बच्चे को आता है क्वेश्चन का आंसर या नहीं आता है। तो इस तरह से मत फील होने दीजिएगा कि आपको नहीं आता है। नहीं आता है उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चंस को बना दीजिए आंसर के थ्रू। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है उसी को क्वेश्चन यानी पेपर में देखकर आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। और देखा जाए तो अर्थशास्त्र में आपका चित्र बनाने के लिए आता है, तो चित्र भी आपको नहीं आता तो चित्र वाला छोड़ दीजिएगा सेक्शन। ठीक है, क्योंकि भैया अर्थशास्त्र पूरा मैथ से रिलेटेड पूरा कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा। तो फिलहाल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है जो कि आपके लिए इनफ होना चाहिए। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड के पास कैसे हो, तो इंस्टाग्राम पे आईडी दी हुई है नीचे, शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आकर मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्या तरीका आप लोगों को अपनाना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में था स्टूडेंट इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो मैंने बताया हुआ है, और कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।